इतिहास तो पढ़ ही लिए होगे सभी लोग। क्यों समय मैडम नहीं पढ़े? क्यों दीपिका मैडम, पढ़ तो लिए ही हो गया। हम्म। और भाई सत्यम, शराब पाली से आ गया भाई? क्या हाल चाल चल रहा है? हाँ बढ़िया। हम्म, आप पढ़ लिए मैडम? आप मैडम चल रहा है। कौन ईमानदारी से इतिहास पढ़ा भी है पिछली क्लास में जो हुआ था घर जाके? ईमानदारी किसमें है जो पिछली क्लास का पढ़े भी हैं घर जाके? हम्म। पढ़े, और ऐसा कौन है ईमानदारी से बताओ जो अभी पिछली क्लास में जाके घर में खोला ही नहीं है कॉपी? हम्म। क्या? मम्मी पापा आए थे वाला था? हम्म। और पढ़ रहा है कि नहीं भाई? अब ठीक है ना पहले से? हम्म। चलो आज से अपने को पढ़ना है सीजी कल्चर। लगभग लगभग अगर आप पीएससी के एग्जाम दे रहे हो तो पीएससी के एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन का वेटेज है। अगर आप व्यापम के एग्जाम दे रहे हो तो 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज है, लेकिन वो कभी भी ऊपर उतार चढ़ाव होता रहता है। लेकिन अगर पीएससी के एग्जाम देना है तो फिर आपको यहाँ पे उतने ही क्वेश्चन आएंगे, उसमें उतार चढ़ाव एक आध क्वेश्चन का हो गया, उससे ज्यादा का नहीं होगा। ठीक। अब देखो यहाँ पर अधिकतर जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं या तो आपसे महीना पूछा जाएगा, अगर कोई त्योहार है तो उसका महीना पूछा जाता है, अगर कोई नृत्य है तो उसकी जनजाति पूछा जाता है। अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, लेकिन पैटर्न बदलता रहता है। पीएससी आजकल प्रशासनिक प्रतिवेदन की चीजें पूछ रहे हैं, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन प्रशासनिक प्रतिवेदन से आते हैं, बाकी क्वेश्चन आपका जो एज यूजुअल जो पेपर में आते हैं वही क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं। कोई कोई बीच बीच में एक आध कोई नए जनजाति देवता का नाम पूछ लेते हैं, उससे संबंधित चीजें पूछ लेते हैं, तो उसमें ज्यादा अपने को प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे से 8 क्वेश्चन में से 7 बन जा रहे हैं तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है कि एक के पीछे हम जाकर उसमें ज्यादा दिमाग लगाएं। हमको ये देखना है कि हम कहाँ से ज्यादा नंबर खींच सकते हैं। तो अगर आपको पीएससी का पेपर दे रहे हो तो पीएससी पास करने के लिए सबसे जरूरी है कि छत्तीसगढ़ पार्ट में आपके नंबर आए, क्योंकि इंडियन जीएस पार्ट का कोई भरोसा नहीं है जिस तरीके से पेपर आ रहा है। और इस बार उम्मीद है कि आपका जो पेपर का लेवल है वो पिछले बार से थोड़ा सा सरल होगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन क्योंकि सब चीजें चेंज हो रही है और अभी अभी आपके पूरे परीक्षा नियंत्रक ये सब लोग चेंज होने वाले हैं, पीएससी के भी व्यापम के भी। अगर आप व्यापम का पेपर देख रहे हो तो व्यापम के पेपर का लेवल गिर गया है पहले की अपेक्षा, वो पहले से ही गिर गया। आपके पिछले बार के पेपर को मिला और अभी के पेपर को मिलाओगे तो आपको समझ आएगा जीएस पोर्शन में उसका अच्छा खासा जो क्वेश्चन आ रहे थे अब नहीं आ रहे, वन लाइनर ज्यादा हो गए हैं। लेकिन व्यापम का लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है, पीएससी का लेवल थोड़ा सा घट सकता है, यानी मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा इस बार, ऐसा उम्मीद है। तो उस तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। चलो, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ के लोक पर्व। लेकिन लोक पर्व में पढ़ने से पहले अपने को थोड़ा सा हिंदू कैलेंडर के बारे में जानना पड़ेगा कि कौन सा महीना हिंदू कैलेंडर में पहला महीना है, कौन सा लास्ट में, और कौन सा हिंदू कैलेंडर का महीने से हम इंग्लिश कैलेंडर का कौन सा महीना चल रहा है ये आपको पता होना। जैसे हम बोले चैत्र, तो चैत्र में इंग्लिश कैलेंडर का कौन सा महीना आ रहा है वो अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि अपने को अधिकतर क्या पता होता है ये सब नहीं पता। अपन जैसे बोलते हैं दिवाली आ गई, तो दिवाली कार्तिक महीने में होती है, तो कार्तिक महीने के समय उस समय इंग्लिश कैलेंडर या तो अक्टूबर नवंबर के आसपास का समय चल रहा होगा। तो ऐसी चीज अपने को एक अनुमान लगाने के लिए जरूरी है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हिंदू कैलेंडर का सबसे पहला महीना जो होता है वो चैत्र महीना होता है, और सबसे आखिरी महीना जो होता है वो फाल्गुन महीना होता है। ये आपको तब इंपॉर्टेंट काम आएगा जब आपको त्योहारों को याद करना होगा कि कौन सा त्योहार कब आता है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, ये आपको क्रम याद हो गया तो अधिकतर त्योहार का आपको वो याद हो जाएगा कि कौन सा त्योहार कौन से में, क्योंकि क्रम से सभी त्योहार आते हैं। तो अगर हम देखें तो चैत्र महीने में दिनों की संख्या होती है 30 से 31 दिन नॉर्मल होता है, और ये प्रारंभ तिथि जो है इसका ये मार्च और अप्रैल के आसपास चैत्र महीना पड़ता है। देखो इंग्लिश कैलेंडर जो चालू होता है वो मान लेते हैं 1 तारीख से चालू होता है, और ऑन एन एवरेज 30 दिन होते हैं, किसी में 31 होते हैं, किसी में 28, ऑन एन एवरेज 30 दिन होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो चैत्र हमारे हिंदू कैलेंडर का जो महीना होता है वो इन महीनों के बीच से चालू होता है। जैसे कि लगभग 14-15 तारीख के आसपास जो इंग्लिश कैलेंडर में तारीख आएगी उस हिसाब से हमारा चैत्र महीना चालू होगा। तो चैत्र 14 से चालू होगा, 30 दिन चलेगा, यानी मार्च तक अप्रैल तक जाएगा, इसलिए हम 2 महीना लिख रहे हैं, मार्च और अप्रैल। समझ आ गया? तो ऐसा नहीं है कि 1 मार्च से चालू हो रहा है, बीच से चालू होता है, कभी 14 से होता है, कभी 13 से होता है, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के जितने महीने हैं ये चंद्रमा की कलाओं के आधार पर आधारित है।
ठीक है, चंद्रमा जिस तरीके से आपको पता है पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, तो वो पृथ्वी के रोटेशन कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सब महीने तय होते हैं। ठीक है, तो ये दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर महीना आपको यही पड़ेगा। क्लियर है? कुछ कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन मैं ऑन एन एवरेज अपने समझने के लिए इसको वो लिखा हूं। चैत्र के बाद आता है वैशाख महीना, ये 31 दिन का होता है, अप्रैल या मई के बीच में पड़ता है। फिर आता है ज्येष्ठ महीना, ये भी 31 दिन का होता है, ये मई जून के आसपास पड़ता है। फिर आता है आषाढ़ महीना, ये भी 31 दिन का होता है, ये जून जुलाई के आसपास पड़ता है। फिर आता है श्रावण या सावन महीना, ये भी 31 दिन के आसपास होता है, जुलाई से अगस्त। कभी कभी दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं ना, ऑन एन एवरेज लिखा हुआ है। फिर आता है भाद्र या भादो महीना, 31 दिन के आसपास, अगस्त सितंबर। तो इसके आपको लगभग लगभग अगर आप देखोगे तो दिन अगर आपको ये पता है, भाद्र के बाद अश्विन, कार्तिक, अग्घन। अभी आपको पता है अग्घन का महीना चल रहा था तो लक्ष्मी पूजा हो रही थी, ठीक है, हर गुरुवार को। तो अग्घन, फिर आता है पौष महीना, फिर माघ, और आखिरी आता है फाल्गुन। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि हमारे जो अधिकतर त्योहार आते हैं, हमारे यहाँ पहला त्योहार किसको मानते हैं? हरेली को मानते हैं। तो हम जो पढ़ेंगे कि हम कौन से महीने के त्योहार को सबसे पहले पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आपके सावन महीने के। इसको बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जैसे आपका सावन, भादो, ये अश्विन, यहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो हम यहां से चालू करेंगे सावन से पढ़ना, और उल्टा जाकर हम खत्म करेंगे आषाढ़ में, यानी गुंचा पर्व आखिरी में पढ़ेंगे। समझ आ गया? अब सबसे पहली चीज यहां पर आपको हिंदू कैलेंडर पढ़ने से पहले कुछ चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू कैलेंडर में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है। तो कैसे होता है देखो, अगर आप देखोगे, मान लेते हैं ये सूर्य है, ठीक, सन, ये मान लेते हैं पृथ्वी है, और इसी पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। ठीक, अब देखो यहां पर जब चंद्रमा जो रहता है, जब शुरू आपका महीना चालू होता है ना, तो चंद्रमा पृथ्वी का रोटेशन करते करते इस तरफ आने की कोशिश करते हैं, यानी छुपने की कोशिश करता है। तो जितना चंद्रमा पृथ्वी के करीब आता जाता है ना, तो उतना वो, अगर आप देखो चंद्रमा का खुद का तो प्रकाश नहीं है, चंद्रमा या क्यों दिखता है हमको, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ता है, जिस कारण हमको चंद्रमा दिखता है। अब चंद्रमा जब यहां से ऐसे छुपते छुपते पीछे आएगा, एक समय तो ऐसा आएगा जब तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो तीनों एक ही लाइन में आ गए तो क्या सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में जा पाया? क्या पूरा प्रकाश कहां पे आ गया? पृथ्वी में आ गया। तो चंद्रमा उस दिन दिखेगा नहीं। तो दिखेगा नहीं, उसी दिन हम क्या बोलते हैं? अमावस्या का दिन बोलते हैं। तो इसी के लिए जब चंद्रमा जैसे ही पृथ्वी के करीब आना चालू होता है, इसको हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष। तो हर महीने का जो शुरू का 15 दिन होगा, टेंटेटिव डेट बोल रहा हूं, हर महीने का जो शुरू का 15 दिन होगा उसको हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष, और जो कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन होगा उसी को हम बोलते हैं अमावस्या। समझ आ गई ये चीज? तो याद रखना क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा जो है यहां पर आके पीछे छुप जा रहा है। कृष्ण का मतलब क्या होता है? काला। काला मतलब अंधेरा। तो अमावस्या के दिन आप देखोगे तो अंधेरा रहता है, क्योंकि अमावस्या के दिन चंद्रमा निकलता ही नहीं, और मतलब निकलता है, रहता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश उसमें नहीं पहुंच पाता, जिस कारण हमको चंद्रमा दिखता नहीं है। समझ आ गया? अब इसके बाद क्या होता है? 15 दिन बाद फिर चंद्रमा पृथ्वी से दूर जाना चालू होता है, और जैसे जैसे दूर जाता जाता है तो सूर्य का प्रकाश लगातार बढ़ता रहता है, और जो इसी को बोलते हैं हम शुक्ल पक्ष। और जो शुक्ल पक्ष का आखिरी दिन होगा उसी को हम बोलते हैं पूर्णिमा का दिन। और पूर्णिमा के दिन अगर आप देखोगे तो चांद सबसे चमकदार दिखता है। ठीक है, पूरा गोल दिखेगा, पूरा चमक दिखेगा, और पूरा रात को भी आपको रोशनी दिखेगी, पूरा उजाला टाइप दिखेगा। तो याद रखना यहाँ पर कृष्ण पक्ष यानी अंधेरी, अंधेरे का दिन, और शुक्ल पक्ष उजाले का दिन। इसलिए कृष्ण पक्ष को हम मानते हैं कि कृष्ण पक्ष के समय भूत प्रेत घूमते हैं, बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अंधेरा रहता है। तो इसको यहाँ पर ऐसा माना जाता है, जो आपके पितर हैं, पूर्वज हैं, भूत प्रेत है, वो इस समय घूमते हैं। तो कृष्ण पक्ष को इसलिए अंधेरों का दिन बोलते हैं। और शुक्ल पक्ष में ऐसे बोलते हैं, देवतागण जो है वो घूमने निकलते हैं, तो उजाले का दिन, इसलिए यहाँ पर शुक्ल पक्ष। तो अगर हम जितने भी पढ़ेंगे, तो अब आप यहाँ पे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में बट के पढ़ेंगे, तो पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर डायरेक्ट पूछेगा कि मान लेते हैं आपसे पूछता है बस्तर दशहरे की शुरुआत कब से होती है, तो हम बोलते हैं ना हरेली अमावस्या से होती है, सावन महीने के अमावस्या से। तो ऐसा आपसे पूछेगा, ऐसा केवल महीना नहीं पूछेगा, आपको ये भी पूछेगा कि अगर अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के फलाने दिन। समझ आ रहा है? तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। तो सबसे पहले अगर जीएससी को कुछ लिखना है तो अपनी भाषा में लिख लो, कृष्ण पक्ष किसको बोल रहे, शुक्ल पक्ष किसको बोल रहे, क्योंकि यहां से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको समझ आना चाहिए पहले तो। हो गया सभी का नोट अपने हिसाब से?
तो यहाँ पर लिखा है प्रत्येक माह के प्रारंभ के 15 दिन कृष्ण पक्ष कहलाते हैं तथा कृष्ण पक्ष का 15वां दिन यानी आखिरी दिन अमावस्या होता है। प्रत्येक माह के आखिरी 15 दिन शुक्ल पक्ष कहलाते हैं तथा शुक्ल पक्ष का आखिरी दिन पूर्णिमा होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे सावन महीने में आने वाले त्योहार, यानी क्योंकि मैंने बताया कि सावन महीने से ही अधिकतर पेपर में प्रश्न आता है, सावन भादो हो गया, तो सावन महीने में जो सबसे पहला होता है, तो देखो जो बस्तर दशहरे की शुरुआत होती है वो सावन महीने की अमावस्या से ही होती है, इसी के लिए हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस्तर का दशहरा सावन माह की अमावस्या से लेकर अश्विन शुक्ल पक्ष के 13वें दिन तक चलता है, क्योंकि बस्तर दशहरा 75 दिन का होता है। इसी के लिए यहाँ पर याद रखना सावन महीने की अमावस्या से शुरुआत होकर अश्विन शुक्ल पक्ष के 13वें दिन तक चलता है, क्योंकि इसकी शुरुआत सावन महीने से हो रही है, इसलिए हम बस्तर दशहरे को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हरेली पर्व जो है सावन महीने की अमावस्या को ही होता है। अम्मुस तिहार जो बस्तर में मनाया जाता है ये भी सावन महीने की अमावस्या को ही होता है। तो अगर आप देखेंगे तो सावन महीने के हर त्योहार जो है वो अमावस्या के दिन ही है। तो आपका अगर सावन महीने से रिलेटेड जो भी त्योहार आ रहा है तो आप उसको गेस कर सकते हो कि अमावस्या के दिन ही होगा, क्योंकि सब त्योहार सावन महीने की अमावस्या से स्टार्ट हो रहे हैं। अश्विन को क्वार बोलते हैं। कार्तिक तो अलग महीना है, अश्विन महीना जो आपका नवरात्रि का महीना है। हम बोलते हैं ना नवरात्रि 2 बार आती, चैत्र और क्वार महीने में, तो क्वार महीने को। चलो अब देखते हैं बस्तर का दशहरा, और यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। व्यापम में तो आती है, पीएससी में भी आया है इससे क्वेश्चन, और पीएससी में कुट वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है, व्यापम में वन लाइनर देगा। अब देखो बस्तर की जो दशहरा है, सबसे पहले जो बस्तर का दशहरा है इसका राम या रावण से कोई संबंध नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि नॉर्मल जगह जो हम दशहरा मनाते हैं, विजयदशमी का पर्व मनाते हैं, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। बस्तर का दशहरा जो है वो उनकी आराध्य देवी दंतेश्वरी देवी को समर्पित है, ये चीज याद रखना, पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। बस्तर का दशहरा किससे संबंधित है, तो दंतेश्वरी देवी से संबंधित है, और दंतेश्वरी देवी का ही रूप माना जाता है मावली माता को। तो वो या तो ऑप्शन में ही आएगा या तो वो आएगा, तो जो भी आए उसका आपको ऑप्शन से बनाना पड़ेगा। तो देखो जो बस्तर का दशहरा है, आपको पता है यहाँ पर हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो आपके काकती वंश के एक राजा थे पुरुषोत्तम देव, अब वो पुरुषोत्तम देव कहाँ गए रहते हैं, जगन्नाथपुरी तीर्थ यात्रा में गए रहते हैं। वहां पर उनके जो राजा रहते हैं उनको रथपति की उपाधि देते हैं और रथ देते हैं। वो रथ लेकर कहाँ पे आते हैं, बस्तर के क्षेत्र में आते हैं, और उसमें समय मैंने बताया था गोंचा पर्व चालू होता है जो कि रथ यात्रा से संबंधित है। जब गोंचा पर्व में रथ यात्रा निकाली जाने लगी तो उसी समय से माना जाता है कि बस्तर दशहरा जब मनाया जाने लगा तो उसमें भी रथ परिक्रमा की प्रक्रिया जो है वो चालू की गई। ऐसा नहीं कि बस्तर दशहरा उस समय से चालू हुआ, बस्तर दशहरा पहले से चल रहा था, उस बस्तर दशहरे में रथ परिक्रमा जो है वो उस समय से चालू हुई, ऐसा माना जाता है। अगर यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि बस्तर का जो दशहरा है वो आपकी जो चालुक्य वंश के राजा थे या काकती वंश के थे, ये भी मैंने आपको बताया था कि आपके जो काकती वंश के हम राजा मान रहे हैं वो एक्चुअल में अन्नम देव तो कहाँ के थे, चालुक्य वंश के थे। अब उनको यहाँ पर आने के बाद काकती वंश क्यों कहा जाने लगा, इसमें भी इतिहासकार में कंफ्यूजन था, ये भी मैंने आपको बताया था। तो याद रखना कि जब अन्नम देव यहाँ पर आए तो वो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि छिंदक नागवंशी शासक ने माणिकेश्वरी देवी की मूर्ति लाई थी, और उसी माणिकेश्वरी देवी की मूर्ति को बारसूर के क्षेत्र से दंतेवाड़ा लाए थे, ये भी हमने पढ़ा था। तो ऐसा माना जा रहा है उसी समय से दंतेश्वरी देवी जो है इस वंश की आराध्य देवी रही होगी। अब देखो जो काकती राजा पुरुषोत्तम देव थे जो जगन्नाथपुरी गए थे, वो जगन्नाथपुरी की यात्रा में गए थे, तो वहां से वो क्या लाए थे, रथ लाए थे, और उसी समय से रथ का प्रयोग किया जाने लगा। यानी रथ यात्रा का पर्व किसको बोलते हैं, गोंचा पर्व को बोलते हैं। और उसी समय के बाद से जब बस्तर दशहरा होने लगा तो वहां पर इन्हीं रथों का प्रयोग किया जाने लगा, यानी रथ परिक्रमा चालू हुई। अगर हम बस्तर दशहरे की शुरुआत पढ़े तो बस्तर दशहरे का जो पहला रस्म है, जो बस्तर दशहरे की पहली रस्म मानी जाती है वो है पाठ जात्रा पूजा विधान। अब पाठ जात्रा पूजा विधान क्या होता है, इसमें जो है जंगल से लकड़ी लाई जाती है और लकड़ी की यहाँ पर क्या किया जाता है, पूजा की जाती है। मेन रूप से क्या होता है, इसी लकड़ी को बोलते हैं ठुरलू खोटला की लकड़ी। ये क्या होता है कि ग्राम बिलौरी के जो ग्रामीण रहते हैं वो रथ निर्माण करने के लिए लकड़ी लाते हैं, और रथ निर्माण करने के लिए जो लकड़ी लाते हैं उसको जो है सिरहासार भवन में मेन रूप से लाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि ये लकड़ी लाने का जो काम होता है वो हरेली अमावस्या से चालू होता है। हरेली अमावस्या यानी सावन महीने की अमावस्या। तो सावन महीने की अमावस्या से बस्तर दशहरे की शुरुआत इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इस समय रथ बनाने के लिए लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा लाया जाता है जिसे ठुरलू कोटला लकड़ी कहा जाता है। और ये ठुरलू कोटला लकड़ी जो है सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये दंतेश्वरी मंदिर है एक जगदलपुर में, वहां पर लाया जाता है, वहां पर इसकी पूजा की जाती है, फिर सिरासार भवन भी ले जाया जाता है
और ऐसा माना जाता है कि यहीं से आपके बस्तर दशहरे की शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर क्या होता है, विधि विधान के अनुसार ठुल्लू खोटला लकड़ी के टुकड़े और वह रथ बनाने में उपयोग किए जाने वाले सभी औजारों को मंदिर के सामने रखकर वहां पर दंतेश्वरी देवी से आशीर्वाद मांगा जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, और इसी प्रक्रिया को हम पाट जात्रा की प्रक्रिया बोलते हैं। तो पाट जात्रा और कुछ नहीं है, बस्तर के दशहरे के लिए जो रथ निर्माण करना है उसके लिए जो पहली लकड़ी लाई जाती है उसे ठुल्लू खोटला लकड़ी कहते हैं, और इसी दिन उसकी पूजा अर्चना की जाती है, और रथ बनाने के लिए जितने भी औजार लगते हैं उसकी पूजा की जाती है, और इसी प्रक्रिया को पाट जात्रा की प्रक्रिया किया कहा जाता है। और इसी दिन बलि प्रथा की रस्म शुरू होती है, और जहां पर ये पूजा हो रही है वहां पर मछली व बकरे की भी बलि दी जाती है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि विभिन्न देवी देवताओं की आराधना की जाती है, और इस वर्ष जो पर्व के लिए लकड़ी लाई जाती है उससे ही रथ यात्रा के लिए रथ का निर्माण चालू किया जाता है। और ऐसा माना जाता है ये पूजा जब करते हैं तो जो रथ निर्माण होगा वो निर्विघ्न होगा, कोई भी विघ्न नहीं आएगा। तो अगर आप यहाँ पर ये फोटो में देखेंगे, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये लकड़ी का वो लाए हुए हैं, और ये लकड़ी की यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, सभी औजार यहाँ पर रखेंगे, लकड़ी में टीका वीका भी लगाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, और उसके बाद आपका यहाँ पर रथ निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। और तो ये पूरी जो प्रक्रिया ये सावन महीने की अमावस्या के दिन चालू होगी। पहली लकड़ी को ठुल्लू खोटला लकड़ी कहा जाता है, ये चीज याद रखना। और इसी के दिन से यहाँ से आपका बस्तर दशहरे की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन रथ निर्माण का कार्य प्रारंभ हो रहा है। तो याद रखना इस लकड़ी को क्या कहते हैं, ठुल्लू खोटला लकड़ी। और पाट जात्रा, ये आपसे पूछा गया पेपर में क्वेश्चन कि बस्तर दशहरे की शुरुआत किस रस्म से होती है, तो पाट जात्रा के रस्म से होती है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है अधिकतर, अब हम तो यहाँ बैठे हैं, ठीक है ना, हम कभी बस्तर दशहरे में गए होंगे, तो हम जो बुक में पढ़ते हैं या जो चीज हम मतलब कई किताबों में या थीसिस पेपर में पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि वो एक्चुअल में वहां पर कुछ प्रक्रिया चेंज हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो प्रक्रिया क्या हो रही है हम तो बुक में ही पढ़ रहे हैं, जो वहां के स्थानीय लोग होंगे वो ज्यादा बेहतर इसको बता पाएंगे। ठीक है, तो हमको जो मिलता है हम उस हिसाब से इसको देखेंगे। पेपर में तो अपना सरल ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हो सकता है कि एक्चुअल में हम बोलते हैं ना, साइंस पढ़ना और प्रैक्टिकल करना दोनों में बहुत अंतर होता है, तो वो दोनों चीजें में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। बाकी जो है आपकी प्रक्रिया ऐसी होती है जो नॉर्मल हमको चीजें मिलती हैं। आगे देखते हैं, अगला है यहाँ पर डेयरी गड़ाई का पूजा विधान। अब देखो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो लकड़ी लाई गई है उसका ना एक स्तंभारोहण किया जाता है, यानी उसका एक स्तंभ बनाकर गाड़ा जाता है। तो वही सब चीज है कि डेयरी गड़ाई का पूजा विधान, पाट जात्रा के पश्चात डेयरी गड़ाई रस्म पूरी होती है। इसके पीछे लोगों की यह मान्यता है कि डेयरी गड़ाई की रस्म को पूरा करके जो बस्तर का दशहरा है वो निर्विघ्न पूरा हो जाएगा, यानी कोई भी बिना विघ्न के ये डेयरी गड़ाई की रस्म के बाद बस्तर दशहरा जो है वो अच्छे से हो जाएगा। और इसी को हम स्तंभारोहण भी कहते हैं। स्तंभारोहण का मतलब, स्तंभ मतलब खंबा, तो खंबा गाड़ते हैं, यानी जो लकड़ी ला रहे हैं उसको गाड़ा जाता है। जैसे मंडप, आप शादी में जाते हैं तो पहले मंडप लगाया जाता है, तो मंडप भी इसलिए होता है कि शादी जो है निर्विघ्न पूरी हो जाए, उसके पीछे कई सारी मान्यता है। जैसे आप मंग रोहन की रस्म भी पढ़ते हैं उसमें, ठीक है, जिसमें कुछ पुतला उतला टाइप का भी रखते हैं, उसका भी कुछ प्राचीन काल से उसका महत्व है। तो याद रखना यहाँ पर इस प्रक्रिया को स्तंभारोहण भी कहते हैं। अगर यहाँ पर आप देखोगे ये रस्म होती है भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 12वें दिन या 13वें दिन में जाकर। तो अगर आप देखोगे सबसे पहली रस्म कब हो रही है, सावन महीने की अमावस्या। सावन महीने के बाद आपका आ रहा है भाद्र महीना, और भाद्र महीना में भी आ रहा है शुक्ल पक्ष, यानी अगर आप देखोगे तो सावन महीने का पूरा शुक्ल पक्ष निकल गया, भाद्र पक्ष का, भाद्र माह का पूरा कृष्ण पक्ष निकल गया, और उसके बाद आपका भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 12वें या 13वें दिन में जाकर ये होता है। यानी लगभग लगभग 40 से 44 दिन आपके निकल गए हैं पहली रस्म और दूसरी रस्म के बीच में। तो याद रखना यहाँ पर, इस यहाँ पर सरगी या साल वृक्ष की एक डेरी स्तंभानुमा लकड़ी का लगभग 9 से 10 फुट का ऊंचा लट्ठा होता है, जिसे परंपरा अनुसार बस्तर के महापर्व दशहरे के प्रारंभ होने के पूर्व स्थानीय सिरासार में स्थापित करते हैं। बस्तर में एक सिरासार भवन होता है। सिरहा का मतलब क्या होता है, पूजा करने वाले पुजारी, जिसे हम बैगा भी बोलते हैं। सार का मतलब उनके रुकने का स्थान, यानी जहां पर पुजारी रुकते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सिरासार बोलते हैं। और जो बस्तर में सिरासार भवन है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको नोट करना। बस्तर में जो सिरासार भवन है, इस भवन का निर्माण काकतीय वंश के राजा रुद्र प्रताप देव ने करवाया था। ये चीज को याद रखना, जो वर्तमान में सिरासार भवन है उसका निर्माण बस्तर के काकतीय वंश के राजा रुद्र प्रताप देव के द्वारा करवाया गया था। अब यहां पर क्या होता है,
जो ये स्तंभारोहण किया जा रहा है मेन रूप से साल वृक्ष का होता है। अब जो स्तंभारोहण किया जा रहा है इसके चारों तरफ जो है सफेद कपड़ा बांधा जाता है, सफेद कपड़ा बांधकर उसमें चंदन कुमकुम का लेप लगाया जाता है और यहाँ पर उसको गाड़ के ये माना जाता है कि उनका जो बस्तर दशहरा है वो निर्विघ्न पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर इन गड्ढों पर डेयरी स्थापित करने के पूर्व जीवित मुंगरी मछली अंडा और फूल लाई डालकर डेयरी को स्थापित किया जाता है। यानी जब यहाँ पर ये स्तंभारोहण गाड़ा जा रहा है तो उस समय वहां पर आपकी जो जीवित मोंगरी मछली है उसकी बलि दी जाती है, अंडा डाला जाता है और फूल लाई लाकर उसमें डाला जाता है और उसके बाद ये डेयरी गाड़ी जाती है। तो अगर आप देखेंगे इस तरीके का आपका डेयरी रहता है, देखो सफेद कपड़ा लगाए हैं, यहाँ पर कुमकुम लंदन चंदन का लेप लगाए हैं और ये सब चीजें हुई है। तो याद रखना ये डेयरी गड़ाई की रस्म है। डेयरी गड़ाई की रस्म बस्तर दशहरे की सेकंड रस्म है। पहली रस्म क्या है? पाट यात्रा। दूसरी रस्म है डेयरी गड़ाई। तो यहाँ पर अब डेयरी गड़ाई के समय से के साथ ही जंगलों से रथ के लिए लकड़ी लाना चालू होता है। निर्धारित गांव से रथ निर्माण हेतु कारीगरों का आना प्रारंभ होता है। अब आपको ये दिक्कत आएगी यहाँ पर, क्या पाट यात्रा में भी तो लकड़ी लाए थे लेकिन उस केवल एक लट्ठा लाए थे, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। जब डेयरी कढ़ाई की रस्म होती तो एक्चुअल गांव से लकड़ी लाने की प्रक्रिया चालू होती है, क्योंकि इस समय जो आपके शासन वाले रहते हैं, जो प्रशासनिक वाले हैं, वो यहाँ पर परमिशन देते हैं इनको लकड़ी लाने की, क्योंकि बस्तर के जंगलों से लकड़ी लाना है तो लकड़ी काटने के लिए उनकी परमिशन लगेगी, तो यहाँ पर परमिशन मिलती है। उसके बाद जो आपके आदिवासी रहते हैं वो लकड़ी लाना काम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पेपर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि रथ निर्माण करने का कार्य कौन से गांव के लोग करते हैं। तो रथ निर्माण करने का कार्य जो है झार गांव, बेड़ा, उमर गांव और बड़े डोंगर के सावरा जनजाति के लोग करते हैं। आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो याद रखना रथ निर्माण का कार्य जो है, जो बस्तर दशहरे में रथ का निर्माण होगा उसका कार्य झार गांव, बेड़ा, उमर गांव और बड़े डोंगर के सावरा जनजाति के लोग करते हैं। जबकि रथ को सजाने का काम, जो रथ को सजाने का काम होता है वो भतरा जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। यानी जो रथ निर्माण हो रहा है तो रथ निर्माण का कार्य सावरा जनजाति के लोग करते हैं, जबकि जो रथ की सजावट का काम है वो भतरा जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर है? अब यहां पर आपका तीसरी जो रस्म आती है वो है काचिन गादी, या जिसे काचिन गुड़ी भी कहा जाता है। काचिन गादी जो यहाँ पर माना जाता है, देखो यहाँ पर एक बस्तर के आसपास एक स्टोरी है। जब जगदलपुर बस रहा था तो उसके पहले क्या था, जगदलपुर पूरा जंगल वाला क्षेत्र था, ठीक है। तो जब जंगल वाला क्षेत्र था तो वहां पर जंगली जानवरों का हमेशा आक्रमण हुआ करता था। तो उस समय एक जगतू नाम के व्यक्ति अपने लोगों को लाकर वहां पर एक कबीला स्थापित किए थे, ठीक है। जब कबीला वो स्थापित किए तो उसके पास भी आसपास के जो जानवर थे वो आकर उनके यहाँ आक्रमण करते थे। तो यहाँ पर जगतू जाते हैं राजा के पास, और इस समय माना जाता है राजा का नाम था दलपत देव। अब जगतू जाते हैं दलपत देव के पास और उसको बोलते हैं कि अपने क्षेत्र के कुछ लोगों को हमारे क्षेत्र में यहाँ पर भेजो, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोग रहेंगे तो जानवरों का आक्रमण कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो अपने कुछ क्षेत्र के लोगों को भेजते हैं और वो वहां पर रहने लगते हैं। तो राजा भी एक दिन वहां पर जाता है और जाकर देखता है कि जो ये कबीले के लोग हैं, ये लोग कोई भी अपना कार्य करते थे तो उस कार्य करने से पहले अपनी इष्ट देवी को पूजते थे, और ऐसा माना जाता था कि जब उनको पूज के कोई भी काम करते थे वो बिना विघ्न के पूरा हो जाता था। तो इसी के लिए राजा जब उस चीज को देखे तो राजा भी क्या करने लगे, उनकी इष्ट देवी को पूजने लगे। और यहाँ पर आपका बस्तर दशहरा की जो शुरुआत है उसमें वो काचिन गादी की पूजा कर रहे हैं और उसकी पूजा से करके उनका आशीर्वाद मांगते हैं, और आशीर्वाद में यही मिलता है कि वो बस्तर दशहरा, अगर उनका आशीर्वाद मिल जाता है तो ये माना जाता है बस्तर दशहरे में कोई भी विघ्न नहीं आएगी। तो काचिन गादी एक मतलब एक कुंवारी कन्या रहती है, मरगान जाति की माना जाता है उनको। वो कन्या को जो है एक कांटों से बड़ा मतलब बना हुआ एक झूला टाइप का रहता है, उसमें लेटाया जाता है, और मतलब लेटाते भी तब है जब उनके अंदर काचिन माता आ जाती, आरूढ़ हो जाती है, ठीक है। जैसा हम बोलते हैं ना कि हम कभी कीर्तन करते हैं तो कीर्तन करते करते क्या हो जाता है, अचानक से किसी के अंदर माता आ जाती, बोलते हैं ना। तो वैसे जो वहां पे सिरहा लोग होंगे वो क्या करते हैं, काचिन माता को उस लड़की के अंदर स्थापित करवाते हैं, आरूढ़ करवाते हैं, और जब उनके अंदर काचिन माता आ जाती है तो उनको कांटों से बड़े भरे बने हुए झूले में लेटाया जाता है। तब वहां पर राजा आते हैं और राजा जो है उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। तो वो जो कन्या रहती है जिनके अंदर काचिन माता आई है वो फूल फेंक कर उनको आशीर्वाद देती है, जिससे हमको ये पता चलता है कि उनको आशीर्वाद मिल गया है और अब बस्तर दशहरा अच्छे से हो जाएगा। इसके पीछे दूसरी कहानी ये भी है कि ऐसा माना जाता है कि जो जगतू का क्षेत्र था वहां पर एक बार राजा घूमने जाते हैं। तो जब राजा वहां पर जाकर ये देखते हैं कि वहां पर एक खरगोश जो है
मतलब जो छोटे जानवर है वो जंगली जानवरों का शिकार कर रहे हैं, मतलब उल्टा हो रहा है। ये सब दंत कथा है ना, कि जो छोटे जानवर जैसे कि खरगोश, खरगोश जो है वो जंगली कुत्ते का शिकार कर रहा है। तो राजा देखकर अचंभित हो जाता है कि जंगली कुत्ते का मतलब छोटे जानवर बड़ों का कैसे शिकार कर रहे हैं। तो फिर जगतू बताते हैं कि जो भूमि है ये क्या है, मतलब ईश्वर की कृपा वाली भूमि है यहाँ पर, जो हमारी इष्ट देवी उनकी शक्ति यहाँ पर। तब से राजा फिर काछिन माता को पूजने लगते हैं। तो दो कहानी है, और बोलते हैं यही जगतू का जो कबीला था उसी का नाम जगतू गुड़ा पड़ा, और वही आज जगदलपुर है, ऐसा माना जाता है। दंत कथाएं हैं, कितनी सच्चाई है वो हम नहीं बोल सकते। अब यहाँ पर देखो, बस्तर दशहरे की जो वास्तविक शुरुआत है वो काछिन गादी परंपरा से होती है। काछिन गादी यानी काछिन का मतलब काछिन माता है, और गादी का मतलब गद्दी, यानी काछिन माता की गद्दी। तो काछिन गादी से तात्पर्य काछिन देवी की गद्दी से है, जो नुकीले नुकीले बेल के कांटों से सजी होती है, जो कि काछिन देवी का आसन स्थान होता है। जब काछिन माता उनके अंदर आरूढ़ होती है तब वहां पर उनको लिटाया जाता है। काछिन देवी को रण देवी भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। लेकिन याद रखना, युद्ध की देवी इनको नहीं बोला जाता, रण देवी भली बोल रहे हैं। अगर पूछे रण देवी तो काछिन देवी ले लेना है, युद्ध की देवी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो याद रखना कि रण देवी इनको बोलते हैं, लेकिन युद्ध की देवी इनको नहीं बोला जाता, वो एक अलग है। अभी पेपर में क्वेश्चन भी आया था इनके ऊपर, तो मैं बताऊंगा उसको आगे। अब याद रखना, अश्विन माह की अमावस्या के दिन काछिन गादी का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो याद रखना, अश्विन माह की अमावस्या के दिन आपका काछिन गादी का कार्यक्रम आयोजित होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपको ये झूला दिख रहा होगा, ये पूरा बेल के कांटों से बना हुआ है। उसी में उन कन्या को यहाँ पर लेटाया जाएगा जब उनके अंदर काछिन माता आरूढ़ होगी। तो याद रखना, इसी झूले में लेटाया जाता है। और यहाँ पर जो कन्या रहती है वो याद रखना मृगान या पनका जाति की कन्या होगी, कुंवारी कन्या होगी, और उनको काछिन देवी के रूप में माना जाता है। और कन्या को कौन सा, काले कपड़े पहनाए जाएंगे। याद रखना, जो कन्या होगी उसको पहनाए जाएंगे काले कपड़े। इसके अलावा पुजारी गण जब काछिन माता उसके अंदर कन्या के ऊपर आरूढ़ होगी तो उस वक्त मोहरी, नगाड़ा व धनकुल बाजा बजाएंगे, और साथ ही जो महिलाएं इस समय रेला 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 गीत गाती हैं। आइए, स्वागत है आपका, आइए। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखना एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब उनके अंदर काछिन माता आएगी तभी उनको वहां पर लेटाया जाएगा, पहले नहीं लेटाया जाता ना। और याद रखना, मोहरी, नगाड़ा और धनकुल बाजा बजाते हैं इस समय। सब हम पढ़ेंगे कौन कौन से वाद्य यंत्र कैसे होते हैं, सब चीज पढ़ेंगे। रेला रेला ये तो लिखा है मैडम, दिखा नहीं आपको? वाह, तो आगे आ जाओ ना, आगे खाली है जगह। अब यहाँ पर जैसे ही माता जो है वो अनुमति देगी तो ऐसा मान लिया जाएगा कि बस्तर दशहरा निर्विघ्न पूरा होगा। अनुमति कैसे मिली है, कैसे माना जाएगा, फूल फेंकेंगे उससे ये माना जाएगा कि अनुमति मिल गई है। तो ये आपका देख लो, यहाँ पर जो काछिन माता बनाए हैं, देखो काले रंग का ही ड्रेस पहने, ठीक है, तो काले रंग का ड्रेस रहता है। और देखो यहाँ पर ये राजा आए हुए हैं पूज उनके पास, तो यहाँ पर उनको जो माला वाला पहनाए हुए हैं, तो यहीं से वो फूल पुष्पहार उनके ऊपर फेंकेंगे, तो ये माना जाएगा कि उन्होंने अनुमति दे दी है। तो याद रखना कि काछिन गादी की परंपरा कौन से महीने में होती है, अश्विन महीने में, कौन से दिन, अमावस्या के दिन। अब आता है, इसके बाद आता है काछिन गादी की परंपरा हो गई। अब इस मतलब बस्तर दशहरे की जो एक्चुअल शुरुआत है वो काछिन गादी से माना जाता है। उसके पहले रथ निर्माण के लिए लकड़ी ला रहे हैं, लेकिन मेन शुरुआत यहीं से माना जाता है। अगला जो है यहाँ पर है वो है रैला पूजा विधान। अब देखो, ऐसा माना जाता है कि जो रैला एक देवी बोला जा रहा है यहाँ पर, लेकिन उनके पीछे भी कुछ दंत कथाएं प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि अन्नम देव जो थे उनकी ही बहन थी रैला देवी, ठीक है। जब अन्नम देव की बहन थी रैला देवी, और अन्नम देव के ऊपर जो है वो सल्तनत काल के जो खिलजी वंश के थे उनका आक्रमण अन्नम देव के ऊपर हुआ था। तो अन्नम देव के ऊपर जब आक्रमण हुआ तो उन्होंने अन्नम देव की बहन को, जिनका नाम था रैला देवी, उनको खिलजी उठाकर ले गए, ठीक है। 3-4-5 दिन बाद जो है खिलजी उस रैला देवी को छोड़ देते हैं, लेकिन अन्नम देव जो रहते हैं वो रैला देवी को अपनी बहन स्वरूप महल में लाने से मना कर देते हैं। क्यों मना करते हैं, उनका मानना यह था कि अब जो है उन लोग उठाकर लेकर गए थे रैला देवी को, तो उन लोग क्या किए होंगे, उसका दुष्कर्म किए होंगे या कुछ हुआ होगा, तो वो अशुभ हो गई है। तो ऐसी स्थिति में वो रैला देवी को अपनाने से मना कर देते हैं। और ये सब बातें जब होती है राज दरबार में, और रैला देवी को जब वो वापस आती है वहां से और उनको दरबार से निकाला जाता है, तो रैला देवी रोते रोते जाते रहती है। तो वहां पर जो रहते हैं आपके मिर्गान लोग रहते हैं, ठीक है, जो मिर्गान जाति के लोग हैं वो इनको देख लेते हैं, रैला देवी जा रही है, तो उन लोग बोलते हैं कि अगर आपको वो निकालें तो कोई नहीं, आप हमारे साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिर्गान जाति के लोग उनको अपने साथ ले जाते हैं। और जब मिर्गान जाति के लोग ले जाते हैं, लेकिन उनके
मन में वो चलता रहता है कि मेरे को तो अपने ही घर वाले नहीं अपना रहे हैं, तो वो भोपालपट्टनम के पास, जहां पर आपको पता है इंद्रावती और गोदावरी नदी मिलती है, तो वहां पे वो जाकर गोदावरी नदी में आत्महत्या कर लेती है रेला देवी। ठीक है, तो आपको पता है कि अश्विन महीने में क्या होता है, श्राद्ध पर्व मनाया जाता है। आपके जो शुरू के 15 दिन होते हैं, जो आपका जिसको हम पितृपक्ष बोलते हैं, और उसके बाद से आपकी नवरात्रि चालू होती है। तो इसी के लिए रेला पूजा जो है, अश्विन महीने का जो अमावस्या का दिन होता है वो क्या है, आखिरी पितृपक्ष होता है। तो उसी दिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, रेला पूजा विधान किया जा रहा है, यानी उनका पितर मनाया जा रहा है। समझ आ गया? तो यहाँ पर देखो, राजकुमारी रेला का श्राद्ध कर्म काछिनगुड़ी से पूजा पाठ होने के पश्चात जुलूस के साथ राज परिवार सिरहा व पुजारियों के साथ भीड़ जो है वो बस्तर के गोल बाजार में पहुंचती है, और यहाँ पर संध्या के समय चिन्हित स्थल पर रेला देवी के आयोजन के लिए मिर्गान जाति का पुजारी और इस जाति की महिलाएं एकत्रित होती हैं तथा श्राद्ध कर्म का आयोजन किया जाता है। इसे ही हम रेला पूजा के नाम से जानते हैं। यानी जो रेला देवी, उन्हीं का श्राद्ध कर्म से रिलेटेड है रेला पूजा। तो अश्विन महीने की अमावस्या के दिन, जिस दिन काचिन गुड़ी की परंपरा हो रही, काचिन गादी की परंपरा हो रही, उसी दिन रात को ये भी वहीं पर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला है, अब आपको पता है अश्विन महीना लगा है, कृष्ण पक्ष खत्म हो रहा है, शुक्ल पक्ष चालू हो रहा है। तो क्या होता है, शुक्ल पक्ष में नवरात्रि होती है, और नवरात्रि में हम क्या करते हैं, जोत जलाते हैं, कलश स्थापना करते हैं। तो यहाँ पर भी अब क्या हो रहा है, कलश स्थापना हो रहा है। तो याद रखना, अब अगली जो स्टेप है वो है कलश स्थापना का पूजा विधान। अब व्यापम में एक दो बार क्वेश्चन आया है और दोनों बार व्यापम ने अलग अलग आंसर लिया है। ठीक है, जोगी बिठाई की रस्म क्या होती, तो व्यापम ने लिया था, पहले बार में लिया था जोगी बिठाई की रस्म में जोगी जो रहते उससे रिलेटेड नहीं है, कलश स्थापना करना, ये आंसर लिया। अब भी पिछले कुछ पेपर में आया तो उसमें उसने आंसर लिया कि वो जो जोगी बैठाते हैं वो जोगी बैठाई की रस्म है। तो दोनों बार अलग आंसर लिए, लेकिन जोगी बैठाई की रस्म जो है वो कलश स्थापना के बाद स्टार्ट होती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब कलश स्थापना किस लिए हो रही, जैसे कि हम नवरात्रि मनाते हैं तो नवरात्रि में अब कलश जलाते हैं ना, जोत जलाते हैं, तो वही यहाँ पर भी हो रहा है। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दरबार में व अन्य मंदिरों में नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, और यह कार्य अश्विन शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन को सुबह में संपन्न किया जाता है। तो याद रखना, अश्विन शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन में आपको जैसे ही नवरात्रि मनाते हैं तो आप उससे रिलेट कर सकते हो कि ये आपका कलश स्थापना उसी के समय हो रही है। लेकिन उसके लिए भी आपको ये पता होना चाहिए कि नवरात्रि जो है अश्विन महीने में शुक्ल पक्ष का पहला दिन नवरात्रि है, पहले से 90 दिन तक, ये भी तो पता होना चाहिए, तभी तो बनेगा। और 10वें दिन क्या होता है, दशहरा होता है, जिसे हम विजयदशमी बोलते हैं, क्योंकि 10वें दिन हो रहा है इसलिए दशमी लग रहा है उसमें। अब इसी दिन क्या होता है, जोगी बैठाई की भी रस्म होती है। तो जोगी बिठाई विधान जो है वो इसी दिन संपन्न होता है। अब देखो क्या होता है, जो जोगी माना जाता है एक हल्बा जाति का, जनजाति का व्यक्ति था। क्या हुआ, जब बीच में बस्तर दशहरा हो रहा था प्राचीन काल में, तो बस्तर दशहरा जो है ना उसमें बार बार विघ्न आने लग गई थी, यानी बस्तर दशहरा जो है वो संपन्न ठीक से नहीं हो पा रहा था। तो यहां पर देखा गया कि एक बार क्या होता है कि बस्तर दशहरा जब आयोजन होता रहता है तो एक अचानक से एक व्यक्ति आता है और वो जो बस्तर का जो राजाओं का महल है उसके सामने वो बैठ जाता है। ठीक है, तो पहले तो कोई ध्यान नहीं देता, ऐसे ही बैठा होगा कौन, ऐसा करके कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन जब बार बार देखा जाता है कि जब वो जोगी बैठा रहता है ना, तो 8-9 दिन निकल जाता है और देखा जाता है जहां वो बैठे हैं ना वो जगह लगातार नीचे धंसती जा रही है, यानी गड्ढा बनते जा रहा है वहां पर। और वो दशहरा जो है वो अच्छे से निपट भी जाता है, उस दशहरे में कोई दिक्कत भी नहीं आती। तो जब देखा जाता है कि वहां पर याद किया जाता है कि एक व्यक्ति आकर बैठा था और ऊपर नॉर्मल जमीन में बैठा था, लेकिन वो जमीन नीचे धंसती गई और वहां पे एक गड्ढा बनता गया, और वो दशहरे में कोई दिक्कत भी नहीं आई है। तो उसके कारण जब यहाँ पर जब राजा को पता चलता है कि वो व्यक्ति वहां पर बैठा था, तो राजा उसको बुलाता है, सम्मानित करता है और बोलता है कि अब जब भी बस्तर दशहरा मनाया जाएगा तो आपको यहाँ पर बैठना ही यहाँ के। तो अब उसके जितने भी अब उनके वंशज रहे हैं वही ये काम कर रहे हैं, वही आते हैं बस्तर दशहरे के समय जोगी बिठाई रस्म के समय। ठीक है, तो अब जोगी बिठाई की जो रस्म आपको पता है, अश्विन शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से 9वें दिन तक ये आपका जोगी बिठाई की रस्म होगी। जो व्यक्ति बैठेगा जोगी बनकर, और याद रखना राजा ने ही उनको जोगी की उपाधि दी थी, जोगी यानी योगी, जोगी की उपाधि दी थी, और वहीं से आपकी ये रस्म का नाम पड़ गया जोगी बिठाई रस्म। तो यहाँ पर क्या है, बस ये जो चीज मैंने आपको बताया वही सब चीज लिखा हुआ है। और वो व्यक्ति जो था वो आमाबाल गांव का था ना, आमाबाल गांव का व्यक्ति था, कौन सी जनजाति का था, हलबा जनजाति का था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो जोगी बिठाई में जोगी बैठता है कौन सी जनजाति का होता है, तो हलबा जनजाति का होता है। इसके अलावा जो आसपास के लोग उनको हलबा जनजाति के नहीं, उनको जो है पनका जाति का बोलते हैं। मतलब जो आसपास के लोग हैं उनको वो पनका जाति का बोलते हैं, लेकिन वो खुद को हलबा बोलते हैं, इसलिए हलबा जनजाति ज्यादा बेहतर आंसर है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब हर जब भी आपका बस्तर दशहरा होता है तो जोगी बिठाई की रस्म होगी। अब यहाँ पर जोगी बिठाई के लिए क्या होता है, यहाँ पर पढ़ते हैं इसको।
यहाँ पर जोगी बिठाई रस्म पूर्ण होने के लिए सर्वप्रथम मां दंतेश्वरी के सेवक लाल कपड़े से ढकी तलवार के साथ जोगी का स्वागत कर मावली माता मंदिर में ले जाते हैं। वहां पर आपके जगदलपुर में भी मावली माता मंदिर है, तो वहां पे मावली माता मंदिर इसको ले जाते हैं। मावली माता की पूजा अर्चना यहाँ के पुजारी करते हैं तथा मावली माता की आरती और जोगी की आरती वहां पर उतारी जाती है। फिर यहाँ पर इसके बाद जोगी को फूल माला पहनाया जाता है। तत्पश्चात इनकी बाहों पर वो तलवार बांध दी जाती है, जिसे धारण करके सीरासार भवन में आते हैं। अब ये सीरासार भवन कौन बनाया था, अभी बताया था मैं, रुद्र प्रताप देव। यहाँ सीरासार यानी जहां पर जो आपके पुजारी लोग रुकते हैं उस भवन को सीरासार भवन बोलते हैं। अब जब इसको लाया जाता है ना वहां पे मावली माता मंदिर से सीरासार भवन में, क्योंकि सीरासार भवन में जोगी बिठाई की रस्म होती है, तो जब इनको लाया जाता है तो वहां पर लाते समय मुंडा बाजा बजाते हैं। याद रखना, यहाँ पर लिखा भी होगा डिबडिबी या इसे मुंडा बाजा कहते हैं, जिसको बजाया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम फोटो में इसको देखेंगे तो अगर आप फोटो में देखो, दिख रहा है आपको, इन लोग कुछ कुछ बाजा पकड़े हैं यहाँ पे, ये आपके इसी को हम मुंडा बाजा बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर आप ये देखोगे तलवार है यहाँ पर, ये पीछे वाला जोगी है, ये तलवार पकड़ा हुआ है जो उसके पीछे यहाँ पर बांधी गई है लाल कपड़े में बांध कर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये जो बाजा बजा रहे हैं यही मुंडा बाजा है। पीछे जोगी है जो कि यहाँ पर लाल वो पकड़ा हुआ है पीछे वहां पर। अगर यहाँ पर अगर आप और देखेंगे तो यहाँ पर जोगी बिठाई के बाकी रस्म सीरासार भवन में पूजा होती है। विधि विधान के अनुसार नारियल, धूप, अगरबत्ती आदि के साथ पूजा की जाती है। तत्पश्चात जोगी अपने आसन में बैठ जाते हैं। जोगी इन 9 दिनों तक पानी, फल व दूध को ही आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। अब देखोगे यहाँ पर, तो अगर आप फोटो में देखोगे तो ये भी गड्ढे के अंदर बैठे हैं, देख रहे हो, व्हाइट कपड़े में बैठे हैं और वो भी गड्ढे के अंदर बैठे हैं। मैंने बताया था जब पहली बार वो बैठे थे तो गड्ढा बन गया था वहां पे, इसलिए अब सीरासार भवन में पहले से ही ऐसा गड्ढा बनाए हुए हैं, ठीक है, जहां पर ये प्रत्येक वर्ष जब भी बस्तर दशहरा होता है तो ऐसा बैठाया जाता है। तो याद रखना, देखो सफेद कपड़ा भी ये पहने हैं और इस तरह का ये गड्ढा बना हुआ है जिसके अंदर ये बैठे हुए हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब आपका जोगी बिठाई की रस्म आपकी चालू हो गई है। खत्म कब होगी जाकर, अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के 90वें दिन। अभी कौन सा दिन चल रहा है, अश्विन महीने का शुक्ल पक्ष का पहला दिन चल रहा है। ये 90वें दिन में जाकर इनको यहां से निकाला जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं रथ परिक्रमा का कार्यक्रम। अब अगला जो यहाँ पर कार्यक्रम है वो है रथ परिक्रमा। बस्तर दशहरे में रथ परिक्रमा कब से चालू होती, अश्विन शुक्ल द्वितीय से लेकर सप्तमी तिथि तक। यानी जो अश्विन शुक्ल प्रथम दिन क्या करते हैं, जोगी को बैठा दिए। अब अश्विन शुक्ल पक्ष के द्वितीय दिन से अश्विन शुक्ल पक्ष के 7वें दिन तक 4 पहिए वाला रथ घुमाते हैं। 4 पहिए वाला रथ को यहाँ पर फूल रथ बोला जाता है। याद रखना, जो 4 पहिए वाला रथ होता है उसको फूल रथ के नाम से जाना जाता है। और इस रथ को खींचने का जो काम करते हैं वो मुड़िया और धुरवा जनजाति के लोग करते हैं। यानी जो अश्विन शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन से अश्विन शुक्ल पक्ष के 7वें दिन तक जो रथ यात्रा निकाली जाती है, जो 4 पहिए वाला रथ होता है उसको यहाँ पर खींचा जाता है। और ये 4 पहिए वाले रथ को ही यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, फूल रथ कहा जा रहा है, क्योंकि पूरा जो रथ है ये फूल से सजा होता है, इस कारण इसको फूल रथ बोलते हैं। तो याद रखना कि अश्विन शुक्ल द्वितीय दिन से अश्विन शुक्ल सप्तमी तक 4 पहिए वाला रथ उसी को खींचते हैं। और वो 4 पहिए वाले रथ को ही क्या कहते हैं, फूल रथ कहते हैं। और इस रथ को जो खींचने का काम करते हैं वो मुड़िया और धुरवा जनजाति के लोग करते हैं। ये चीजें एक्स्ट्रा कुछ चीजें हैं, इसको याद रखना, पेपर में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब यहां पर देखते हैं बेल पूजा व मां दंतेश्वरी को न्योता। ये आपका अगला कार्यक्रम है जो कि अश्विन शुक्ल पक्ष के सप्तमी दिन होता है, बेल पूजा व मां दंतेश्वरी को न्योता। अब यहाँ पर क्या होता है, जो बस्तर के राज परिवार के लोग रहते हैं और पुजारी गण रहते हैं, इन लोग जाते हैं गांव सरगीपाल और सरगीपाल में जाकर वहां पर बेल पूजा करते हैं। ये जितने भी आपके राजा लोग रहते हैं और पुजारी गण, ये गांव सरगीपाल जाते हैं, वहां पर बेल पूजा करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि बेल वृक्ष में उनकी कुल देवी का भी निवास है, इसलिए वो बेल पूजा करने के लिए गांव सरगीपाल जाते हैं। और इसके पश्चात बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए वो मां दंतेश्वरी, जिन्हें मावली माता का भी उन्हीं का रूप माना जाता है, उनको ये आमंत्रित करने के लिए चले जाते हैं। जो आपका कहाँ पे है, दंतेश्वर दंतेवाड़ा में, जहां से वहां से माता को लाया जाएगा, माता का छत्र लाया जाएगा मेन रूप से। तो याद रखना कि ये मावली माता को फिर आमंत्रण देने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद आपका आता है अब मावली माता को आमंत्रण दिए, अब मावली माता का आगमन होगा। तो इसी को अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, मावली माता का आगमन। अब देखो अश्विन शुक्ल अष्टमी की देर रात मावली माता का आगमन किया जाता है और मावली माता को रुकने के लिए जिया डेरा में रुकने के लिए स्थान दिया जाता है। यानी अब देखो जिया डेरा का मतलब क्या होता है, जिया का मतलब होता है जो दंतेश्वरी मंदिर में पुजारी लोग हैं उनको जिया बोलते हैं। याद रखना, जो दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी लोग हैं उनको जिया बोलते हैं और डेरा यानी उनके रुकने का स्थान। तो जिया डेरा भी आपका यहीं पर बस्तर में बनाया गया है। और जिया डेरा भी किसने बनवाया था, रुद्र प्रताप देव ने बनवाया था, ये भी चीज याद रखना।
जिया डेरा का निर्माण भी रुद्र प्रताप देव के द्वारा किया गया, जहां पर मावली माता, यानी आप ये समझ लो मावली माता डायरेक्ट नहीं आते ना, वो पहले जिया डेरा में आएंगे और उनके बाद उनकी एक रैली निकाली जाएगी उसको अगले दिन, ये याद रखना। जिया डेरा, जिया का मतलब जो दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी उनको जिया बोलते हैं, और उनके रुकने का स्थान। तो अपने साथ तो माता का छत्र लेकर आए हैं, तो यहाँ पर उसको मतलब रात को रुकते हैं, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, जिया डेरा, ठीक है, जहां पर ये आके रुकते हैं। तो याद रखना मावली माता का आगमन होता है अश्विन शुक्ल पक्ष के 8वें दिन रात में मावली माता का यहाँ पर आगमन होता है। अब जब मावली माता का यहाँ पर आगमन होता है, देखो मावली माता और कुछ नहीं है, उन लोग क्या करते हैं, एक वैसे ही सफेद कपड़ा रहता है, सफेद कपड़े में चंदन का लेप लगाकर उसी को मावली माता का स्वरूप मान लिया जाता है, और जो आपके साथ में दंतेश्वरी देवी का एक छत्र होता है उसको साथ में लेकर ये आते हैं, तो उन्हीं को यहाँ पर ला कर रखा जाता है। और उसकी उसी दिन रात को क्या मनाया जाता है, निशा यात्रा का कार्यक्रम मनाया जाता है। निशा यात्रा में क्या होता है, निशा यात्रा भी एक रात्रिकालीन पूजा विधान है, जो कि महाअष्टमी, महाअष्टमी यानी अश्विन शुक्ल की अष्टमी के दिन ही रात में निशा यात्रा गुड़ी परिसर में ये संपन्न होता है। निशा यात्रा गुड़ी परिसर भी है एक, वहां पर ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। मावली मंदिर से, ये जगदलपुर का जो मावली मंदिर है, मावली मंदिर से राउत समाज के लोग द्वारा 12 कावड़ भोग व पूजा सामग्री लाई जाती है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कावड़ यात्रा बोलते हैं, उसमें क्या होता है, पानी लाते हैं, कुछ खाने पीने की चीजें रहती हैं, वो भोग लाकर यहाँ पर जो मावली माता है उसको चढ़ाया जाता है। मावली माता कहाँ पे रुकी हुई है, जिया डेरा में, तो वहां लाकर इनको पूजा सामग्री कावड़ चढ़ाया जाता है। कौन लाते हैं, राउत समाज के लोग लाते हैं, और वहां राजा के द्वारा फिर पूजा विधान किया जाता है, और इस मौके में 13 बकरों की वहां पर बलि दी जाती है। तो ये आपका ये दोनों ही, मावली माता का आगमन भी उसी समय हो रहा है, जब तक मावली माता नहीं आएगी तो ये तोड़ी जाएंगे। तो मावली माता अष्टमी के दिन रात को आई, उसी समय आपका निशा यात्रा का कार्यक्रम हुआ। ये यहाँ पर राजा गए और यहाँ पर जो 12 कावड़ भोग लेकर राउत लोग गए, वहां माता को भोग लगाए, उसके बाद वहां पर 13 बकरों की बलि दी गई। अब यहाँ पर अगले दिन होता है आपका कुंवारी पूजा विधान। अब कुंवारी पूजा विधान क्या है, तो अश्विन शुक्ल नवमी आखिरी दिन। अब देखो नवरात्रि के आखिरी दिन अष्टमी नवमी के दिन क्या होता है, कन्या भोज खिलाया जाता है। तो वैसे यहाँ पर भी क्या होता है, अश्विन शुक्ल नवमी के दिन राजा के द्वारा जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर में 9 कुंवारी कन्या जिनकी आयु 2 से 10 वर्ष के बीच होती है, उनकी पूजा कर उन्हें भोग लगाया जाता है, यानी कन्या भोज की प्रक्रिया होती है। अब 12वां दिन इंपॉर्टेंट है, जोगी उठाई व मावली परखाओ। अब देखो जोगी उठाई, जोगी बैठे हुए थे कहां पे, सिरहासार भवन में। कब बैठे थे, अश्विन शुक्ल पक्ष के पहले दिन बैठे थे। अब वो उठेंगे किस दिन, अश्विन शुक्ल पक्ष के 90वें दिन। तो अब यहाँ पर जोगी की जो पूजा अर्चना करके जोगी को सम्मानित करते हैं राजा, जोगी वहां से उठ के बाहर आते हैं। अब जो मावली माता कहाँ हुई थी, जिया डेरा में। अब मावली माता को जिया डेरा से निकाला जाएगा और उनकी एक पूरा जुलूस निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मावली परघाव। तो यहाँ पर अश्विन शुक्ल नवमी को शाम को सिरासार वही है, सिरहासार को ना, सिरहासार को ही सिरासार भी बोलते हैं। तो अश्विन शुक्ल नवमी को शाम को सिरासार में बैठे जोगी को सम्मान पूर्वक उठाया जाता है, फिर जोगी को भेंट देकर सम्मानित करते हैं राजा के द्वारा। इस दिन रात में मावली परगांव यानी मावली माता का सत्कार होता है। इस कार्यक्रम के तहत माता जी की डोली को जिया डेरा से कुटरू बाड़ा लाया जाता है। याद रखना, जिया डेरा से निकाले कुटरू बाड़ा ला रहे हैं, जहां राजा व उनके साथियों द्वारा डोली को खुद कंधे में उठाया जाता है और उस डोली को जगदलपुर स्थित दंतेश्वरी माता के मंदिर में लाया जाता है। यानी अब यहाँ पर क्या होगा, जब जिया डेरा से वो डोली माता की उठाएंगे, पालकी जो है उनको उठाया ले जाएगा, जैसे ही वो कुटरू बाड़ा में पहुंचेंगे, राजा और जो पुजारी रहेंगे, जो जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी हैं, वो उस डोली को अपने कंधों में उठाएंगे, ठीक है। अब उसको पकड़कर कहां पे लाएंगे, दंतेश्वरी माता के मंदिर में लाएंगे। तो याद रखना, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो मैंने बताया कि जो मावली देवी है वो दंतेश्वरी देवी का ही एक अभिन्न रूप है। नए कपड़े में चंदन का लेप लगाकर एक मूर्ति बनाई जाती है और उसे ही पुष्पाच्छेदित कर दिया जाता है, यही है मावली माता की मूर्ति। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पे मजाक में ये चीज लिखी गई है, पेपर में आपसे पूछी जाती है। जैसे कि एक बार पूछा गया था, जैसे कि हम उसमें एक देवता का नाम पढ़ते हैं जो कि काष्ठ से निर्मित होते हैं। कौन से देवता हैं, जगन्नाथ नहीं, यहाँ के कौन से देवता हैं जो कि लकड़ी के बने होते हैं। मेघनाथ भी मनाए जाते हो ऐसे ना, भाई तू ही तो बता दे, आइडिया नहीं है। हाँ वही है, हाँ अंगादेव, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक लकड़ी का वो रहता है, उसको लाया जाता है, उसकी फोटो में दिखाऊंगा। तो आपसे पेपर में पूछा गया था वो किसके बने होते हैं अंगादेव, तो उसमें लकड़ी के यानी काष्ठ निर्मित होते हैं। तो
हाँ कंधे में रखे। तो वैसे ही यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि मावली माता किससे मतलब बनाए जाते हैं, तो नए कपड़े में चंदन का लेप लगाकर एक मूर्ति बनाई जाती है, ये चीज याद रखना। अब आपकी अगला जो यहाँ पर प्रथा है वो है भीतर रहने की प्रथा। अब भीतर रहनी और बाहर रहनी। अब ये भीतर रहनी क्या है, अब आपका दिन आ गया विजयदशमी का दिन, जिसको कि हम अश्विन शुक्ल दशमी के दिन होता है भीतर रहनी का कार्यक्रम। अब भीतर रहने के कार्यक्रम में क्या होता है, मां दंतेश्वरी को शहर में उपस्थित, अब मां दंते एक रथ यात्रा निकाली जाती है। जो पहले निकाली गई तो कितने चक्के वाला रथ था, 4 चक्के वाला। अब कितने वाला, 8 चक्के वाला। तो अब इस रथ में क्या किया जाता है, जो वहां से लाया गया दंतेश्वरी मंदिर से आपकी मावली माता को लाया गया ना, तो मावली माता को अब यहाँ पर रथ के ऊपर बैठाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यह दिखाया जाएगा, जब रात रथ यात्रा निकलेगी तो ऐसा माना जाता है कि मावली माता जो है, अब जितने भी देवी देवता आसपास के आए हैं उनसे मिलने के लिए वो निकल रही है। जैसे रिश्तेदार आते हैं तो हम मिलने जाते हैं ना, वैसे ही मावली माता जो आई है, अब जितने भी देवी देवता आसपास के गांव के आए हैं सबसे मिलने के लिए उनको लाया गया है। समझ आ गया। तो याद रखना, भीतर रहने से तात्पर्य है कि मां दंतेश्वरी शहर में उपस्थित विभिन्न देवी देवताओं से और शहर के बाहर गांव से आए विभिन्न देवी देवताओं से यहाँ पर मुलाकात करती है। यह रथ 8 चक्कों का होता है, जिसे हम विजय रथ कहते हैं। पहले वाले को फूल रथ, इस रथ को विजय रथ। इस रथ में मां दंतेश्वरी का छत्र लेकर पुजारी बैठते हैं। इस रथ को किलेपाल के क्षेत्र से आए माड़िया जनजाति के लोगों के द्वारा खींचा जाता है। अब याद रखना, जब ये विजय रथ निकाला जाता है, माड़िया जनजाति के लोग इसको खींचते हैं, तो इस समय जो रहते हैं, जो आपके आसपास की और जनजाति के लोग भी आ रहते हैं, तो इस समय जब रथ यात्रा के समय जो भतरा जनजाति के लोग आते हैं, वो एक विशेष वेशभूषा में आते हैं, एक विशेष कपड़ा पहनते हैं, और उसी कपड़े को धनु कांडिया कहा जाता है। ये चीज याद रखना, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि धनु कांडिया क्या है। तो इस समय जब आपका विजय रथ यात्रा निकाली जाती है, तो उस समय भतरा जनजाति के लोग एक विशेष प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं, जिसे धनु कांडिया कहा जाता है। तो ये चीज याद रखना। और देर रात अब क्या होता है, जो माड़िया लोग यहाँ पर रथ खींच रहे हैं, तो इनकी एक परंपरा है कि रथ को चुरा लेंगे। ठीक है, अब ये रथ को चुरा के ले जाएंगे, फिर राजा अगले दिन छुड़वाने आएगा। ऐसा नहीं कि सही में चोरी हो रहा है, उनकी परंपरा है ये। अब वो रथ को यहाँ से चुरा लेते हैं। तो याद रखना, देर रात को रथ चोरी कर कुमड़ा कोट गांव के जंगलों में ले जाकर इसको छुपा देते हैं। अब राजा वहां पर आएंगे, वहां पर माता की पूजा करेंगे, वापस रथ को लेकर आ जाएंगे। तो जब रथ को चुराने की जो पहले जो प्रक्रिया हो रही है, उसको हम बोलते हैं भीतर रहनी। अब रथ कहाँ चले गया, इस क्षेत्र से बाहर चले गया कुमरा कोट, तो वहां से वापस लेना है तो बाहर रहनी। समझ आ रहा है। तो भीतर रहनी, अपने क्षेत्र में रथ की यात्रा हो रही है, और जब रथ चुरा कर ले गए तो उसको वहां से वापस लाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बाहर रहनी। तो याद रखना, ये धनु कांडिया के बारे में पेपर में पूछा जा चुका है। तो ये सब रथ यात्रा होती। फोटो मैंने 4 पहिए वाला लगाया क्योंकि 8 पहिए वाला मिला नहीं था, तो 4 पहिए वाला ही रहता है ना, याद करने के लिए। हाँ, अब यहाँ पर बाहर रहने की जो प्रक्रिया है, तो बाहर रहने के दिन राजा विजय रथ को खुजते हुए कुमड़ाकोट पहुंचते हैं, जहां पुजारीगण माता के छत्र के साथ मौजूद रहते हैं। और अश्विन शुक्ल एकादशी का दिन हो गया ये। अगला दिन दशमी, विजयदशमी के दिन तो रथ यात्रा निकली थी, अब वापस ला रहे हैं तो अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन। तो यहाँ पर देवी देवताओं की पूजा कर उनको अन्न अर्पित करते हैं, यानी राजा क्या करते हैं, अपने साथ जो नया फसल रहते हैं उसको लेकर आए रहते हैं, और यहाँ पर उन अपने देवी देवताओं को वो अर्पित करते हैं। और इसको भी नवाखाई पर्व बोलते हैं। जो नवाखाई दूसरा होता है वो अलग है, लेकिन जो यहाँ पर अन्न, नया अन्न अर्पित करते हैं, तो नवाखाई यानी नया खाना देना, तो इसको भी नवाखाई कहा जाता है। जिसके पश्चात पुनः रथ को खींचकर जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर में राजा लेकर आ जाते हैं। तो याद रखना, जब बाहर से अपने यहाँ ला रहे हैं तो बाहर रहनी, अपने यहां से बाहर ले जा रहे हैं तो भीतर रहनी, है प्रक्रिया। अब होता है मुरिया दरबार का आयोजन। आपको पता ही था, पहली बार मुरिया दरबार कौन से आंदोलन के दौरान आयोजित किया गया था। ज्योति मैडम, आपसे पूरी उम्मीद है बताने की। कोई विद्रोह कहां से मुरिया दरबार। क्या है भाई, अब तो माड़िया विद्रोह ही बता दे, क्या है, क्या है माड़िया विद्रोह। अरे दोनों मिल के नहीं, अकेला बता। हम्म, बस। हाँ तो बता ना भाई, मैं खाली हूँ एकदम, खुलेआम बता। हम्म, अच्छा। आदित्य प्रसाद। हम्म, हाँ प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहे थे, हाँ। हम्म,
हम्म। क्या हुआ, कौन ये बाजू में बोला, कौन है ये? हाँ आगे। बस शांति। हाँ मैडम आगे बताओ। हम्म। 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 कुछ गोली वोली चालन नहीं होता? तो कब बताओगे? हाँ। अच्छा ये तो आप बताए नहीं कि मुड़िया लोग जो लेके चल रहे थे वो फेंक देते हैं उनके सामान को। अच्छा सीधा आप क्लाइमैक्स की ओर ले गए। हाँ आगे बताओ। हम्म। ठीक। हाँ। हम्म। हम्म। बस। काजल मैडम आगे बताओ, कब बताओगे? हाँ। लोगों को कहानी याद हो जाता है, डेट याद नहीं होता आपको कहानी? हाँ। मिल जाएगा ना मैडम। ये तो एक वो हो गया ना मैडम, बहाना हो गया ना। एक बार सुने थे। टूटा फूटा तो बताते ना। देखो अगर आप टूटा फूटा बताते तो मैं ये वाला आपका एकदम सत्य निष्ठा से इसको मान लेता ये वाले। लेकिन अगर आप टूटा फूटा भी नहीं बताओगे तो इसका मतलब ये है ना कि आप उसको आज आसपास पढ़े नहीं होगे या रिवीजन नहीं हुआ होगा। यही हुआ ना। प्रीति मैडम आगे बताओ थोड़ा। हम्म। ठीक है। हम्म। कौन था? हम्म। बीच का तो गायब हो गया है वो पता है। अभी तो चिट्ठी विट्ठी भी नहीं गई, वो अंग्रेज आ गए मैडम बोली। हाँ भाई सत्यम, तेरे को नहीं आ रहा इसलिए तू कॉपी में लिखा पढ़ी कर रहा है। आज ही तू लेखा विभाग चालू कर ले। हाँ। अरे तेरे क्षेत्र के आसपास कहीं है। हाँ दीपिका मैडम। हम्म। 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 ये भी आप बीच का एक लाइन गोल कर दियो। महल को तो तब घेरेंगे ना, पहले उसको पत्र लिखेंगे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ। हाँ। मिलने आते हैं। गोपीनाथ कापड़दार आता है, गोली चालन करवा देता है। हम्म। 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 हाँ हाँ। हाँ अचानक से याद आया मैडम आप। हाँ। हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है। ठीक है। हम्म। हम्म। और डेट क्या था वो? 8 अप्रैल के 8 मार्च? दोनों था, लेकिन पेपर में क्या लेते हैं? 8 मार्च। यहाँ पर भी वही लिखा है 8 मार्च।
1876 को पहली बार मुरिया दरबार का आयोजन हुआ था। इसके बाद से अब जब भी बस्तर दशहरा होता है तो उसमें लास्ट में आपका मुरिया दरबार का आयोजन होता है। अभी क्या होता है यहाँ पर मुरिया के, देखो मुरिया नहीं है ना, मुरिया है। मुरिया का मतलब जो जितनी भी जनजाति, उसको पहले कोई भी बोला जाता था, हम पढ़े थे, मुरिया भी उनको बोला जाता था। तो इसी के लिए इस दरबार को मुरिया दरबार बोला गया, ना कि मुरिया दरबार। मुरिया का मतलब बाकी जनजाति को मिलाकर एक साथ मुरिया बोलते थे। तो इसी के लिए उनका दरबार का आयोजन अभी भी होता है अश्विन शुक्ल पक्ष के 12वें दिन। तब मुरिया दरबार का आयोजन होता है। तो यहाँ पर आप देखना मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया जाता है, मुख्यमंत्री आते हैं, कलेक्टर आते हैं। तो यहाँ पर अभी भी वो दरबार वैसे ही आयोजन होता है। और कुछ किसी की कोई परेशानी रहती वो बताते हैं, आयोजन के बारे में बताते हैं, वो सब चीजें चर्चा होती है। और यहीं पर देखना मुख्यमंत्री आके बड़ी बड़ी घोषणा भी करते हैं, हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ऐसा करके। ठीक है, तो अभी भी मुरिया दरबार का आयोजन होता है। अब यहाँ पर जो आखिरी रस्म है बस्तर दशहरे की, वो है कुटुंब यात्रा, जिसको कि ओहाड़ी भी बोलते हैं, गंगा मुड़ा यात्रा भी इसी को बोलते हैं। तीनों का नाम है। गंगा मुड़ा यात्रा भी पिछले साल ही व्यापम के पेपर में आया था, ओहाड़ी भी आ चुका है, या कुटुंब यात्रा भी इसी को बोलते हैं। तीनों एक ही, और कोई भी अंतर नहीं है। अब देखो यहाँ पर जो मावली माता आई है, मावली माता को जितने भी देवी देवताएं बस्तर दशहरे में भाग लेने, जो हम बोलते हैं ना मावली माता का, जब वो पूरा जुलूस निकाला गया, भीतर बाहर रहने वाले के में तो लाया गया, भीतर रहने वाले में निकाला गया, तो उस समय बोलते हैं ना मावली माता सभी देवी देवताओं से मिल रही है। तो यहाँ पर जितने भी देवी देवताएं हैं वो वापस अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। और मावली माता भी कहाँ जाएगी, अपने क्षेत्र में। कहाँ से लाया गया, तो उनको दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर से। तो वही वापस जाने की प्रथा को ही बोला जाता है कुटुंब यात्रा, या ओहाड़ी, या गंगा मुड़ा यात्रा। और ये कब होता है, अश्विन शुक्ल पक्ष के 13वें दिन होता है। तो कुटुंब यात्रा पूजा विधान का इसी दिन आयोजन होता है। और इसका मुख्य कारण विभिन्न प्रांतों से आए देवी देवताओं को यहाँ से वापस खुशी खुशी अपने क्षेत्र में विदा करने की ये प्रथा होती है। तो अगर आप देखेंगे जो आपका बस्तर दशहरा है, चालू हुआ है पाठ यात्रा पूजा विधान से, जो सावन महीने की अमावस्या का दिन यानी पहला दिन था। उसके बाद सेकंड रस्म में आता है देरी गड़ई, भाद्र शुक्ल पक्ष के 12वें या 13वें दिन होता है। और हुए कितना दिन हो गया, 43 से 44 दिन हो गया है बस्तर दशहरा की जो पहली रस्म है उससे। उसके बाद काचिन गाड़ी की परंपरा होती है, जो अश्विन महीने की अमावस्या का होती है। और आप दिन गिनोगे तो 62 दिन इस समय हो गया है। रेला पूजा विधान अश्विन माह के अमावस्या के दिन ही होता है, ये भी 62वें दिन होता है। कलश स्थापना या जोगी बिठाई अश्विन शुक्ल प्रथम के दिन 63 नंबर के दिन में होता है। रथ परिक्रमा अश्विन शुक्ल द्वितीय से सप्तमी यानी 64 से 69 दिन। मावली माता का आगमन एवं निशा यात्रा अश्विन शुक्ल अष्टमी यानी 70वें दिन। मावली परगाव अश्विन शुक्ल नवमी यानी 71वें दिन। भीतर रहनी अश्विन शुक्ल दशमी के 72वें दिन। बाहिर रहनी अश्विन शुक्ल एकादशी 73वें दिन। अगर आप इसके बाद देखोगे जो आपकी आखिरी दो रस्म क्या क्या है, मुरिया दरबार का आयोजन अश्विन शुक्ल 12वें दिन यानी 74वें दिन। और वहाड़ी गंगा मुड़ा यात्रा अश्विन शुक्ल के 13वें दिन यानी 75वें दिन। तो इस तरीके से माना जाता है जो बस्तर दशहरा है वो पूरे 75 दिन का होता है। और पेपर अगर आपको पीएससी का देना है या किसमें, तो आजकल जो पेपर आ रहे हैं इसको क्रम से जमाने भी बोल देते हैं, यानी जो जो अलग अलग कार्यक्रम हुए हैं उसको क्रम से जमाने भी बोलते हैं। तो आपको हर कार्यक्रम को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ये, क्योंकि यहाँ पे इस बार सावन महीना 2 बार पड़ा है इसलिए उसको टाला गया था। हाँ ठीक है, क्योंकि 2 बार पढ़े इस बार, कई चीज 2 बार पढ़ी है तो इसका। ठीक, तो यहाँ पे इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको कल। बस्तर दशहरा पहले पढ़ के आओ, ज्यादा चांस है यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसके बाद जो है आप जितने त्योहार है, देखो जितने में आप बस्तर दशहरा पढ़े उतने में 2 महीने के त्योहार खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका हरेली देखो 5 लाइन का, मुस तिहार 6 लाइन का, उतने में आपका बस्तर दशहरा आपका देख रहे हो कितना बड़ा पूरे कार्यक्रम पढ़ना पड़े, उतने में आपके 8-9 त्योहार आप पढ़ लोगे। ठीक है, तो कल इतना याद होना चाहिए, कल आते साथ पूछा जाएगा। ठीक, नोट्स डल जाएगा ग्रुप में, अभी डालूंगा, कोई बहाना नहीं करेगा कि हम नहीं पढ़े या ये नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए। कल आते सर पहले पूछा जाएगा, उसके बाद क्लास स्टार्ट होगी। हाँ उसी को लिए, वही लिए। उसके पहले जब आया था ना तो कलश स्थापना लिया था। इस बार हाँ, इस बार जो जोगी बिठाई एक्चुअल में वो बैठाने वाले ही है। कलश स्थापना तो जोगी बिठाई के पहले हो जाता है। हाँ इसलिए अब वो पहली बार ले लिया था, उसको बदला नहीं, तो कई लोग फिर वही मार के आए थे। तू भी उसी में से एक है। हाँ वही किए हो ना। वो सही लिया इस बार।